नमस्कार, आप देख रहे हैं कचहरी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। पश्चिम एशिया की फितरत रही है, वहां जब भी बंदूकें गरजती हैं तो निशाना सिर्फ जमीन का कोई टुकड़ा नहीं होता, बल्कि उस धुएं के पीछे एक वैचारिक जंग भी होती है। उसका स्टोरी बोर्ड तैयार हो रहा होता है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तबा खामनेई का हज के मौके पर एक नया संदेश सामने आया। हमेशा की तरह इस बार भी ईरानी टीवी पर ऑडियो मैसेज जारी हुआ, लेकिन 3 मिनट के इस वीडियो को एक्सपर्ट्स महज एक धार्मिक तकरीर नहीं मान रहे। इंटरनेशनल रिलेशंस की भाषा में कहे तो ये एक जियोपॉलिटिकल मैनिफेस्टो है, एक ऐसा घोषणा पत्र जिसने एक झटके में पूरी दुनिया के सामने एक नई लकीर खींच दी है। एक तरफ मुस्लिम उम्मा और दूसरी तरफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी बाकी की दुनिया। मुस्तबा खामनेई का संदेश एक नए ग्लोबल ऑर्डर का इशारा कर रहा है, जहां ईरान अब खुद को सिर्फ शिया मुसलमानों के नेता के तौर पे नहीं, बल्कि पूरे अरब और इस्लामिक ब्लॉक के इकलौते रहनुमा के रूप में प्रोजेक्ट कर रहा है। अगर हम पिछले कुछ दशकों के घटनाक्रमों को देखें तो याद करिए 60 और 70 के दशक में जब पश्चिम एशिया में पैन अरबिज्म की लहर थी, तब मिस्र के गमाल अब्देल नासिर अरब दुनिया के सबसे बड़े चेहरे थे। लेकिन 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद आयतुल्लाह खामनेई ने इस पूरी कूटनीति को एक नया धार्मिक और रणनीतिक मोड़ दे दिया। अमेरिका ने हमेशा इस रीजन में डिवाइड एंड रूल की सधी हुई पॉलिसी अपनाई। उसने सऊदी अरब और दूसरे सुन्नी मुल्कों को एक धुरी में पिरोया, उन्हें आधुनिक हथियार दिए और ईरान के खिलाफ एक सुरक्षा कवच यानी सिक्योरिटी अम्ब्रेला तैयार किया। लेकिन आज मुस्तबा खामनेई ने उसी अमेरिकी आर्किटेक्चर पर सीधा प्रहार किया है। ईरान दरअसल ये जताना चाहता है कि जिस अमेरिका के भरोसे तुम इजराइल से हाथ मिला रहे थे, वो अमेरिका अब तुम्हें सुरक्षा देने की हैसियत खो चुका है। अब वक्त आ गया है कि अरब मुल्क अपने आपसी मतभेदों को भुलाकर ईरान के पीछे खड़े हों। ये पैन इस्लामिक सॉलिडारिटी का वो कार्ड है जो अमेरिका की दशकों पुरानी कूटनीति को एक झटके में मटियामेट कर सकता है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक बयान है? तथ्यों के आईने में देखिए, तस्नीम न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट कहती है खामनेई ने इजराइल को कैंसर बताते हुए उसके खात्मे की बात की थी और डेथ टू अमेरिका को मुस्लिम उम्माह का ग्लोबल नारा बनाने का आह्वान किया था। लेकिन बात अब सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं। खामनेई का मुस्लिम उम्माह बनाम बाकी दुनिया का ये नारा सीधे मिलिट्री एस्केलेशन से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सीज फायर टूटा और ईरान पर हमले के नए वीडियो जारी होने लगे। ईरान ने भी दावा किया कि उसने अमेरिकी एयर पावर को नुकसान पहुंचाया। तो कुल मिलाकर इस वक्त इतना कहा जा सकता है कि जब वैचारिक नफरत और हथियारों की ताकत एक साथ मिल जाते हैं तो कूटनीति के दरवाजों के बीच युद्ध के झरोखे से झांकने का मौका मिल जाता है। जिस वक्त ईरान का डेलीगेशन दोहा में शांति की राह तलाशने निकला, ठीक उसी वक्त ईरान का आसमान नए हमलों से दहला। तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। ईरान के 5 रणनीतिक शहर बंदर अब्बास, किरमानशाह, इस्फहान, कोम और अरबिल, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये ईरान की रीढ़ की हड्डी है। अकेले बंदर अब्बास में, जो पर्शियन गल्फ का सबसे क्रिटिकल गेटवे है, वहां एक के बाद एक 13 धमाकों की खबर आई। वहां के एयरपोर्ट रनवे पर मिसाइलें गिरने के दावे हुए। अमेरिका कहता है कि आज नहीं तो कल हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोलना ही होगा। तो क्या यही नीति है? मुंह में डील और बगल में बारूद। I think our position is well stated. The president had a very important, I think, historic call just a couple days ago with a number of leaders from the region. I think there's strong alignment and agreement on what a preliminary draft should look like. I think that, like anything with something like this, it's going to take a couple days to settle on, even down to the disagreements over a word, sentence. So we'll have to work through that. If there's going to be a deal, we're going to have to work through that. But this is, it's either going to be a good deal or there isn't going to be one. ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव होकर रॉकेट्स को इंटरसेप्ट कर रहे थे, लेकिन राग शांति का लापा जा रहा था। क्या यह विरोधाभास दुनिया को चौंकाता नहीं?
इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की भाषा में कहते हैं टॉक टॉक फाइट फाइट स्ट्रैटेजी, यानी दुनिया को बातों में उलझाए रखो और जमीन पर अपना टारगेट पूरा कर लो। में देखिए, अगर कोई समझौता हो भी जाता है तो भी अमेरिका के साथ हमारा विवाद खत्म नहीं होगा। यानी अगर कोई बीच का रास्ता निकलता भी है तो भी पहले जैसे हालात नहीं रहेंगे। उनका बर्ताव यही दिखता है कि वो समझौते के आसपास भी नहीं है और किसी भी सूरत में ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। जब तक ये जो शख्स नेतन्याहू और ट्रंप पावर में है, हमें हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं ये फिर से बताना चाहता हूँ कि युद्ध के बाद ईरान पहले से बिल्कुल अलग है। जंग ما هم جوهری است هم وجودی است। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम कहता है कि यह हमला सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा में किया गया है। दावा किया गया कि हॉर्मुज स्ट्रेट में कुछ नावें बारूदी सुरंगें बिछा रही थी, जिससे अमेरिकी युद्धपोतों को खतरा था। इसीलिए अमेरिका ने उन नावों को उड़ा दिया और बंदर अब्बास में मिसाइल साइट्स को तबाह कर दिया। बातचीत की प्रक्रिया के दौरान जहां तक अमेरिकी हमलों का सवाल है तो इसे लेकर हमारा रुख स्पष्ट है। हम संबंधित पक्षों से आग्रह करते हैं कि वो युद्ध विराम के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करें, विवादों को शांतिपूर्ण साधनों से हल करें, सभी पक्षों की वैध चिंताओं को दूर करने वाले संवाद और वार्ता के माध्यम से समाधान तलाशना जारी रखें और मध्य पूर्व और खाड़ी क्षेत्र में शांति की शीघ्र बहाली की दिशा में काम करें। अमेरिका कहता है कि हम संयम बरत रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि सीजफायर के दौरान किसी संप्रभु देश के भीतर घुसकर मिसाइल साइट्स को न्यूट्रलाइज करना, ये क्या कहलाता है? ये सामने वाले यानी ईरान को उकसाने जैसा है कि वो हमला करे ताकि अमेरिका को बड़े हमले का लाइसेंस मिल जाए। और फिर ईरान ने वही किया जिसका अंदेशा था। दावा है कि ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स अमेरिकी गुरूर कहे जाने वाले MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया। वो ड्रोन जो दुनिया के सबसे आधुनिक और खतरनाक मानव रहित लड़ाकू विमानों में से एक है। वो ड्रोन जो लंबी दूरी तक निगरानी, जासूसी, समुद्री सुरक्षा और जरूरत पड़ने पर हमला करने जैसे मिशनों के लिए इस्तेमाल होता है। इसी ड्रोन का इस्तेमाल करके अमेरिका ने काबुल में अल कायदा के लीडर अयमान अल जवाहिरी को ढेर किया था। ईरान ने साफ कह दिया, राइट टू रिटेलिएट, हमारी सीमा में आओगे तो अंजाम यही होगा। और ये बात ईरानी नेता से लेकर वहां के कमांडर कई बार रिपीट कर चुके हैं। वो कह चुके हैं डील अपनी शर्तों पर और जंग आखिरी सांस तक। अमेरिका से हमें अक्सर कुछ ही घंटों के भीतर अलग अलग और अक्सर विरोधाभासी विचार सुनने को मिलते हैं, जिससे किसी भी प्रकार का संवाद मुश्किल हो जाता है। फिर भी हम कूटनीति के क्षेत्र में अधिकार पूर्वक कार्य करेंगे, जैसे हमने युद्ध के मैदान में किया था। खुली दृष्टि से और पिछले अनुभवों को ध्यान में रखते हुए हम ईरान के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने का प्रयास करते रहेंगे। मैसेज क्लियर है कि जब आसमान में रीपर ड्रोन जैसे मल्टी $1 मिलियन के मिलिट्री एसेट्स गिराए जाने लगे तो खेल लिमिटेड एस्केलेशन का नहीं रह जाता। ये मामला द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आ चुका है, यानी एक ऐसी जगह है जहां से दोनों में से कोई भी पैर पीछे नहीं खींच सकता। अगर अमेरिका चुप रहता है तो उसका सुपर पावर का तमगा जाता है, और अगर वो पलटवार करता है तो बड़ी और विनाशक जंग की शुरुआत हो सकती है। पाकिस्तान को कोई और काम आता हो या ना आता हो, लेकिन बॉर्डर पर घुसपैठ कराने की साजिशें वो जरूर रचता है और इसे लेकर हमारी एजेंसीज कई बार खुलासा भी कर चुकी हैं। लेकिन इस बीच पूर्वी बॉर्डर पर भी कई लोग ऐसे थे जिनके बारे में तरह तरह के दावे किए जा रहे थे, जिनकी पहचान को लेकर कई सवाल उठे। सोचिए, जो लोग दशकों से देश के सिस्टम में दीमक की तरह घुसे हों, वोटर आई कार्ड से लेकर राशन कार्ड तक हासिल कर चुके हों, खुद को भारत का नागरिक बताते रहे हों, क्या वो अचानक अपनी बांग्लादेशी पहचान उजागर कर देंगे? ये मुश्किल लगता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में यही हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने एक फैसले से सीधे घुसपैठियों की जुर्रत पर प्रहार किया और इसका असर बांग्लादेश के नजदीक सीमा पर दिख रहा है। घुसपैठियों की जमात खुद सीमा की तरफ भाग रही है। बंगाल शायद देश का पहला और इकलौता राज्य है जहां की सरहद पर घुसपैठ की नहीं बल्कि वापस भागने की होड़ मची है।
जल्दी जल्दी भागो। एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे। माथे पर चमकता सूरज है, चिलचिलाती धूप है, चेहरे पर तनाव है और पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना के हकीमपुर का चेक पॉइंट है। 100 से ज्यादा पुरुष, महिलाएं और बच्चे इस इंतजार में हैं कि बॉर्डर खुले तो सरहद पार करें, बांग्लादेश लौट जाएं। कानून की सख्ती का खौफ ऐसा है कि जो कल तक खुद को भारतीय बताते थे, आज खुद अपने बांग्लादेशी होने का सबूत दे रहे हैं। हम 5 साल पहले आए थे और दमदम में राजमिस्त्री का काम कर रहे थे। यहाँ की सरकार हमें रहने की अनुमति नहीं दे रही है। हम वापस जा रहे हैं। 4 वर्ष हम 4 साल से इस इलाके में रह रहे थे और राजमिस्त्री का काम कर रहे थे। एनआरसी शुरू हो गया है और हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं है। यह हमारे यहाँ आने के बाद ही शुरू हुआ है। अगर हम अवैध रूप से नहीं रह सकते तो हम और क्या कर सकते? इसके पीछे है बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, जिनकी 3D यानी डिटेक्ट, डिपोर्ट और डिलीट वाली पॉलिसी ने हड़कंप मचा दिया है। इस हड़कंप का दायरा कितना बड़ा है ये भी बताएंगे, लेकिन पहले आपको घुसपैठियों के खिलाफ शुभेंदु के ऑपरेशन 3D के बारे में बता देते हैं। डिटेक्ट यानी खुफिया इनपुट के जरिए घुसपैठियों की पहचान, डिलीट यानी वोटर लिस्ट, आधार और राशन कार्ड से नाम हटाना, डिपोर्ट यानी गिरफ्तार कर सीधे उस देश भेजना जहां से आए थे। शुभेंदु अधिकारी साफ कह रहे हैं कि अब बंगाल के संसाधन के दम पर किसी घुसपैठिए की खातिरदारी नहीं होगी। अरे ये लोग चला जाना चाहिए और उनका बांग्लादेशी जो नागरिक है उनका लेने का जिम्मेदार तो है उनका। तो जब हम लोग यहाँ से बोल रहा था तब वहां से उनका जो स्पोक्स पर्सन है, मैं देखा था सोशल मीडिया में और यूट्यूब में आया, जो उन्होंने बताया जो बांग्लादेशी है वो तो हम लोग ले लेगा। ये सब बांग्लादेशी है, इसको ले लेना चाहिए। लेकिन ये लोग को, पुलिस को हम लोग बता दिया जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा। एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो। खास बात यह है कि तकरीबन हर मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ खड़े रहने वाले हुमायूं कबीर भी इस मुद्दे पर शुभेंदु के साथ हैं। जो सिक्योरिटी है, देश को जो अपना देश का जो शांति पे आपका नागरिक में रहने के लिए कोई बेआईनी घुसपैठी नहीं आना चाहिए। तो कोई बेआईनी देश को अंदर घुसेगी तो उनको खिलाफ कड़ा कार्रवाई होना चाहिए। बंगाल के तमाम जिलों में हाईटेक होल्डिंग सेंटर यानी डिटेंशन कैंप्स एक्टिव किए जा रहे हैं। मुर्शिदाबाद बंगाल का पहला जिला बन गया है जहां बांग्लादेश से घुसपैठ के इल्जाम में 3 लोगों को पकड़ कर रखा गया। इन घुसपैठियों को 30 दिनों की कस्टडी में रखा जाएगा। इस दौरान मजिस्ट्रेट की देखरेख में कागजात की जांच होगी, बायोमेट्रिक डेटा सेंट्रल डेटाबेस में सेव किए जाएंगे और फिर बीएसएफ इन्हें बांग्लादेश के हवाले कर देगी। हालांकि 31 दिसंबर 2024 से पहले भारत आ चुके हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समाज के लोगों को सीएए के तहत पूरी सुरक्षा दी जाएगी। डिपोर्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन ये सुरक्षा चाहिए तो दस्तावेजी सबूत जरूरी हैं। इसलिए सीएए वेरिफिकेशन सेंटर में फिलहाल तिल रखने की जगह नहीं है। आपको उत्तर 24 परगना के बारासात में ऐसे ही एक दफ्तर का हाल दिखाते हैं। यहाँ पर जो लोग हैं इनमें से ज्यादातर लोग इस बार वोटिंग के दौरान जो है इसमें भागीदारी नहीं कर पाए थे क्योंकि वो नागरिक नहीं थे। लेकिन इस वक्त मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए वो बखूबी समझ रहे हैं कि ये सिटीजनशिप सर्टिफिकेट को उनके पास रहना बहुत ही लाजमी हो चुका है, बहुत ही ज़रूरत है। इसीलिए तमाम जो है डिस्ट्रिक्ट में इस तरीके से लंबी कतारें देखी जा सकती है। दरअसल ये सिर्फ पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था का मामला नहीं है, देश की सुरक्षा का सवाल है। इसलिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी साफ कर चुके हैं कि डेमोग्राफी बदलने की साजिश हुई तो करारा जवाब मिलेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि सीमा से नजदीक 50 किलोमीटर के किसी भी गांव में कोई अवैध निर्माण होता है तो हम सिविल प्रशासन को सूचित करें, कलेक्टर को सूचित करें,
एसपी को सूचित करें। हमारी जिम्मेदारी है कि 50 किलोमीटर की बॉर्डर तक के सभी गांवों में जनसांख्यिकी का परिवर्तन हो रहा है, कृत्रिम परिवर्तन हो रहा है, तो उसके प्रति सजग रहकर राज्य सरकार को आगाह करें। भारत और बांग्लादेश 4156 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। इसकी 2217 किलोमीटर लंबी सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है, जिसका बड़ा हिस्सा ऐसा था जिसके बारे में कहा जाता है कि घुसपैठिए उसे ओपन कॉरिडोर की तरह इस्तेमाल करते रहे। हालांकि अब वहां बाढ़ और कानून दोनों सख्त हो चुके हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा इसे बड़ी जीत बता रहे हैं। असम में हम जितना भी काम करें, लेकिन भारत और बांग्लादेश का सीमा सबसे ज्यादा लंबा सीमा पश्चिम बंगाल में है। ये जो जीत है, ये जरूर बीजेपी का जीत है, लेकिन मैं मानता हूं ये बीजेपी का जीत कम और भारत का जीत सबसे ज्यादा। ये देश का विजय हुआ है पश्चिम बंगाल में, ये देश का विजय है। लेकिन देश की सुरक्षा चक्र की मजबूती के उपायों पर भी राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी जिस मुहिम को आबादी का शुद्धिकरण यज्ञ कहती है, विपक्ष उसे मजबूरों पर जुल्म बता रहा है। कंस्ट्रक्शन में काम करने वाला वो मजदूर कौन है? उसको दिन में 500 रुपए और 700 रुपए मिलता है, 12-12, 14-14 घंटा काम करता है। कौन काम करेगा? ये गरीब हैं, इसलिए कुछ एम्प्लॉयमेंट नहीं, इसलिए काम करते हैं ना। ऐसा है कि आज सारा मुंबई में कंस्ट्रक्शन चला है, रीडेवलपमेंट जो चला है, कौन कर रहा है? गरीबों के खिलाफ की ये जो लड़ाई है, मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है। सियासी नैरेटिव चाहे जो भी गढ़े जाए, लेकिन घुसपैठ के खिलाफ कानून और ऑपरेशन 3D ने ये साफ कर दिया है कि नए भारत की सीमाओं में घुसना तो दूर, अवैध रूप से टिकना भी नामुमकिन है। सीमाएं सुरक्षित हो रही हैं, होनी भी चाहिए, लेकिन जब अंदर का सिस्टम चुनौती बन जाए तो तकलीफ ज्यादा होती है, और वो भी ऐसी चुनौती जिससे लाखों परिवार का भरोसा डगमगाने लगे। दरअसल हाल फिलहाल में कुछ ऐसी बातें, तस्वीरें सामने आई हैं जिसने छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने वाले सिस्टम में सेंध लगाई है। कुछ दिन पहले नीट का पेपर लीक हुआ था। पेपर को देखकर गेस पेपर बनाया और फिर लाखों रुपए लेकर पर्ची लीक कर दिया, इसे बांट दिया। अब 10वीं और 12वीं का एग्जाम कंडक्ट कराने वाली केंद्रीय एजेंसी CBSE पर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल मार्किंग सिस्टम को लेकर है। आरोप यह है कि चेकिंग के दौरान बच्चों की आंसर शीट में गड़बड़ी हुई। कई ऐसे आंसर्स थे जो चेक ही नहीं किए गए, जिसमें कई बच्चों के नंबर कम आए। जब कुछ स्टूडेंट्स ने रीचेकिंग करवाई तब यह डिस्क्रिपेंसी सामने आई। वहीं आज यूपी के कुछ सेंटर्स पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC की कांस्टेबल परीक्षा 2026 को कैंसिल कर दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि एग्जाम सेंटर में उसकी कैपेसिटी से ज्यादा एडमिट कार्ड बांट दिए गए थे। इन्हीं खबरों के सामने आने के बाद सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। हालांकि सबके बीच CBSE के चेकिंग पैटर्न पर सवालों की बौछार शुरू हो गई। सवालों का CBSE ने क्या जवाब दिया, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, ये रिपोर्ट। CBSE के मार्किंग पैटर्न को लेकर यही वो सोशल मीडिया पोस्ट है जिसने सिस्टम में लूपहोल्स को उजागर किया। वेदांत श्रीवास्तव ने पूरी पोस्ट में आपबीती बताई। कहा जब रिजल्ट आया तो फिजिक्स में कम नंबर आए, यकीन नहीं हुआ इसलिए रीचेकिंग का ऑप्शन चुना। जब आंसर शीट निकाली तो दंग रह गए, क्योंकि कॉपी उनकी थी ही नहीं। सुनिए वीडियो में वेदांत ने क्या कहा। तो अगर मैं कंप्यूटर साइंस की शीट खोलता हूँ तो व्हेन आई स्क्रॉल इट, लुक एट माय हैंडराइटिंग, दिस इज माय ट्रू हैंडराइटिंग। ठीक है, फिजिक्स में क्योंकि मेरे मार्क्स कम आए थे एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट, दैट इज व्हाई आई अप्लाइड फॉर फोटोकॉपी ऑफ द आंसर शीट। बट जब मैं फिजिक्स की शीट खोली तो आई वाज शॉक्ड, बिकॉज ये देखिए फर्स्ट शीट पर मेरा रोल नंबर है, ये मेरी राइटिंग है, आई कैन आइडेंटिफाई। बट जब मैं नीचे जाता हूँ तो ये मेरी आंसर शीट ही नहीं है, बिकॉज दिस इज क्लियरली नॉट माई हैंड राइटिंग। दरअसल हुआ यह है कि इस बार CBSE ने ऑन स्क्रीन मार्किंग का सहारा लिया, यानी पेपर तकनीक के जरिए चेक हुए। यहीं पेच फंस गया। वेदांत का मामला आसानी से समझिए। 13 मई को 12वीं यानी CBSE बोर्ड के नतीजे आए। वेदांत श्रीवास्तव को डाउट हुआ तो उसने 19 मई को आंसर शीट मंगाई। 23 मई को उसे स्कैन कॉपी मिली। यहीं पर उसे पता चला कि फिजिक्स वाली कॉपी उसकी थी नहीं, अंदर के पेपर किसी और के थे।
जैसे ही वेदांत ने सोशल मीडिया पर यह बात लिखी, पोस्ट सर्कुलेट होने लगी। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो वेदांत को एंटी नेशनल डिक्लेयर करने लगे। पाकिस्तानी एजेंट तक कहा गया। शायद इसलिए वेदांत कैमरे के सामने नहीं आए। उनकी बात उनके भाई ने दुनिया के सामने रखी। खुद इंडिपेंडेंटली जब मिलाया तो देखा कि फिजिक्स के आंसर शीट में सच में पूरी की पूरी हैंड राइटिंग चेंज थी, आंसर राइटिंग का स्टाइल चेंज था, सब कुछ चेंज था। तो मुझे भी उसकी बात पे विश्वास हुआ। तो फिर मैंने बोला कि इस चीज़ को हम किसी फॉर्मल तरीके से आगे नहीं ले जा सकते, बिकॉज इसका कोई पोर्टल अभी तक स्थापित हुआ नहीं है। आप ये बता सकते हो कि मुझे किस क्वेश्चन में कम मार्क्स मिले हैं, ज़्यादा मार्क्स मिले हैं, बट ये नहीं बता सकते कि मेरी पूरी की पूरी आंसर शीट ही चेंज्ड है। दैट इज़ वाई फिर हमें अपनी बात CBSE तक पहुंचाने के लिए ट्विटर का सहारा लेना पड़ा। वेदांत श्रीवास्तव का मुद्दा अभी थमा नहीं था कि आंसर कॉपी की अदला बदली को लेकर एक और नया केस सामने आया। इसमें संजना नाम की स्टूडेंट ने अपने केमिस्ट्री पेपर को लेकर सवाल उठाया था। उनका पोस्ट भी वायरल हुआ और इस तरह ऑनलाइन मार्किंग स्कीम सवालों के घेरे में आने लगी। निश्चित रूप से इन शिकायतों का जो प्रभाव पड़ता है, संस्था ये देखेगी कि क्या सचमुच जो औसतन प्रश्न पूछे गए हैं, क्या उनमें ज्यादा कठिनाई थी, क्योंकि सब पर अध्ययन होता है। डिफिकल्टी लेवल के अनुसार प्रश्न बनाए जाते हैं और निश्चित रूप से CBSE इसका ध्यान लेगी। और CBSE बहुत बड़ी संस्था है, हमारे लिए गौरव की संस्था है और निश्चित ही वो इसे सुधार करेगी। जब मामले ने तूल पकड़ा तो CBSE बोर्ड एक्शन में आया। वेदांत से लेकर संजना तक को मैसेज किया गया। कहा कि आपकी चिंता वाजिब है, सिस्टम से गलती हुई, उसे ठीक कर रहे हैं और फिर सही आंसर शीट स्टूडेंट्स को अटैच करके भेज दी। लेकिन इसके बावजूद कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अब भी गड़बड़ी की बात कर रहे हैं। ऐसा ही एक और वीडियो सामने आया, जिसमें छात्रा मार्किंग पैटर्न को लेकर सवाल उठाती नजर आई। I just received my chemistry answer sheet and I am shocked and pissed to say the least. Here is what I'm going to say what CBSE did. As you can see, this is my answer sheet and the answers I marked go as A, B, A, C, B. And in the marking scheme also given by CBSE, it is A, B, A, C, B. But as you can see, only 2 of my answers are correct, followed by in this page also all my answers are correct and only 1 answer is marked here correct. This logo is almost printed in all of my papers even when the question number is correct. Not to mention the first page here, it shows that I have not attempted all this question when I have clearly attempted them all. इस सारे विवाद को लेकर CBSE के 12वीं के नतीजों में हुई गड़बड़ी पर NCERT के डायरेक्टर प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी ने NDTV कॉन्क्लेव में अपनी बात रखी। CBSE कर रहा है, वो भी एक सिस्टम है। अगर कुछ हुआ है, मतलब कई चीज, हर चीज के 2 पहलू होते हैं ना। नई चीज शुरू करेंगे तो कुछ टीदिंग प्रॉब्लम्स आती है। टीदिंग प्रॉब्लम्स आती है ना। वैसे बच्चों का भविष्य 12वीं के नतीजे हैं सर। ऐसा है मैडम, बच्चों का भविष्य ठीक करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं। कभी कभी कुछ प्रयास में कहीं कुछ ऐसी चीज हो जाती है तो इम्प्रूव कर दिया जाता है। अब वो CBSE का मैटर है, CBSE कॉम्पिटेंट है उसमें। मामले के बढ़ने के बाद एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस पूरे विवाद की जांच तकनीकी विशेषज्ञ करेंगे। उन्होंने बताया कि IIT मद्रास और IIT कानपुर के विशेषज्ञ री-इवैल्यूएशन और ऑनलाइन स्कैनिंग सिस्टम में आई तकनीकी समस्याओं की जांच करेंगे। सरकार का कहना है कि मकसद ये सुनिश्चित करना है कि CBSE की मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी तरह एररलेस और पारदर्शी रहे। और इस बीच देखिए बड़ी खबर यह है कि SSC GD की परीक्षा रद्द होने पर हंगामे की तस्वीरें मिल रही हैं। बिहार, यूपी के कई शहरों में छात्रों ने प्रदर्शन किया है। परीक्षा रद्द होने पर SSC चेयरमैन ने इस बीच सफाई भी दी। उनका कहना है कि मिसमैनेजमेंट हुआ है, इस बात को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। यूपी के कई केंद्रों पर मिसमैनेजमेंट की बात मानी है SSC और निजी एजेंसी की लापरवाही की वजह से। हालांकि पेपर लीक नहीं, हैकिंग की कोशिश जरूर हुई, ये वो मान रहे हैं। सिस्टम ने रोका संदिग्धों का एक्सेस, शॉर्ट नोटिस पर रीशेड्यूल होने की वजह से भीड़ हुई। मुजफ्फरपुर, गोरखपुर और कानपुर की तस्वीरें जहां पर प्रदर्शन करते हुए अभ्यर्थी उतरे। SSC GD की परीक्षा रद्द होने से बिहार, यूपी कई परीक्षा केंद्रों पर जबरदस्त बवाल देखने को मिला। मुजफ्फरपुर के BB कॉलेज पहुंचे सैकड़ों अभ्यर्थियों ने जमकर बवाल किया और अभ्यर्थियों ने बताया कि उन्हें परीक्षा रद्द होने की जानकारी भी तब मिली जब वो केंद्र के भीतर प्रवेश की प्रक्रिया को पूरा कर चुके थे। गोरखपुर के सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज में परीक्षा रीशेड्यूल होने से नाराज छात्रों ने सड़क पर चक्का जाम कर दिया। तो यहाँ पर छात्र न्याय मांग रहे हैं। न्याय का तराजू सबके लिए बराबर होना चाहिए, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे बुनियादी नियम है। आमतौर पर
अदालत की दी गई सजा सलाखों के पीछे काटने के लिए होती है ताकि समाज में कड़ा संदेश जाए। लेकिन डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के मामले में जेल के नियम और पैरोल की व्यवस्था कुछ अलग ही कहानी बयां कर रही है। हम आए दिन ऐसी कहानियां सुनते हैं जहां देश के आम नागरिक बिना गुनाह साबित हुए सिर्फ आरोपों के आधार पर सालों साल जेल काट देते हैं। कईयों को अपने के जनाजों में शामिल होने तक के लिए जमानत नहीं मिल पाती, ऐसी भी तस्वीरें हैं। लेकिन दूसरी तरफ संगीन अपराधों में दोषी राम रहीम, जो एक बार फिर रिकॉर्ड 16वीं बार जेल की सलाखों से बाहर आ चुका है। जब बार बार इस तरह की तस्वीर सामने आती है तो आम जनता के मन में भी ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या हमारी कानूनी प्रक्रिया और जेल मैनुअल की व्याख्या सबके लिए एक जैसी है या नहीं, या फिर कुछ विशेष मामलों में नियमों के पन्ने ज्यादा आसानी से पलट जाते हैं। और क्या इस तरह की व्यवस्था से न्याय प्रणाली पर आम इंसान का भरोसा डगमगाएगा नहीं? फिर जेल से बाहर राम रहीम, 16 बार परोल और फरलो, 9 साल में 430 दिन जेल से बाहर। राम रहीम की आजादी। एक नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, पूरे 16 बार परोल या फरलो। और इस तरह डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर जेल से बाहर आ गया है। इस बार राम रहीम की 30 दिन की परोल मंजूर हुई है। साल 2017 से सजा काट रहा राम रहीम 430 दिन तो जेल से बाहर ही रहा है। परोल की कानूनी प्रक्रियाएं पूरी हुई और मंगलवार सुबह ठीक 6:30 बजे राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल से फिर बाहर आ गया। जेल से बाहर आते ही पुलिस के एक बहुत बड़े और कड़े काफिले के साथ सीधे सिरसा में डेरा सच्चा सौदा मुख्यालय के लिए वो ले जाया गया। अब आपको बताते हैं कि 2017 के बाद से अब तक कब राम रहीम को फरलो या परोल मिली। अक्टूबर 2020 में 1 दिन की परोल, मई 2021 में 1 दिन की परोल, फरवरी 2022 में 21 दिन की परोल, जून 2022 में 30 दिन की परोल, अक्टूबर 2022 40 दिन की परोल, जनवरी 2023 40 दिन की परोल, जुलाई 2023 30 दिन की परोल, नवंबर 2023 21 दिन की परोल, जनवरी 2024 50 दिन की परोल, अगस्त 2024 21 दिन का फरलो, अक्टूबर 2024 20 दिन की परोल, जनवरी 2025 30 दिन की परोल, अप्रैल 2025 में 21 दिन की फरलो, अगस्त 2025 में 40 दिन की परोल, जनवरी 2026 में 40 दिन की परोल और अब मई में एक बार फिर 30 दिन की परोल। और इस तरह 16वीं बार गुरमीत राम रहीम फिर एक बार जेल से बाहर आ चुका है। विपक्षी दलों और कई सामाजिक संगठन इस पर बार बार आपत्ति जता चुके हैं। वहीं प्रशासन का कहना है परोल नियमों के तहत दी जाती है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर एक प्रश्न उठता है और विशेषकर हरियाणा सरकार के ऊपर कि ये गुरमीत राम रहीम पर उनकी इतनी कैसे उनकी इतना समर्थन है, इतना समर्थन, शर्म की बात है। तो गंभीर सवाल यहाँ पर राम रहीम के ऊपर और जिस तरह से उसे आजादी के साथ पैरोल फरलो जेल से बाहर आने का मौका मिलता है उस पर। इसी के साथ कचहरी में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार आगे भी जारी रहेंगी। आप देखते रहिए HDV इंडिया।